हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। सो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो अगेन एक MCQ बेसिस पे रहने वाली है। टारगेट रहेगा इसका CHOs के लेवल का, राजस्थान CHO और जो भी अदर स्टेट के CHO जैसे आने वाले हैं उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ ही साथ हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे आज के क्वेश्चंस के, वो क्वेश्चंस आपके PGI जैसे एग्जाम्स में, RML जैसे एग्जाम्स में, जिपमेर और एम्स जैसे एग्जाम्स के अंदर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। सो उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन का लेवल जो है वो हमारे CHO जैसे एग्जाम्स के लिए टारगेट है। ओके, सो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर ईयर इज नोन एज। इनर ईयर के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? लेब्रिंथाइटिस, मेनियर्स डिजीज, टिनेटस या फिर पोजिशनल वर्टिगो। ओके, सो इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर ईयर इज नोन एज लेब्रिंथाइटिस। लेब्रिंथाइटिस को अपन क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर ईयर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो अपना है वो होता है करेक्ट होता है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन प्लस जो नर्व, जो भी नर्व्स होती है, ठीक है, जो कनेक्ट करती है इनर ब्रेन को, इनर ईयर को ब्रेन से, प्लस नर्व दैट कनेक्ट टू ब्रेन, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? लेब्रिंथाइटिस। और इसके अंदर अपने को क्या क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं? साइन सिम्टम की भी बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपने को क्या देखने को मिलेगा? गेट इंस्टेबिलिटी। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो गेट है वो प्रॉपर स्टैंडिंग वे में नहीं रहेंगे। वर्टिगो यहाँ पे हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में नोजिया एंड वोमिटिंग जो यहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ में लास्ट में अगर ये कंटिन्यू परसिस्ट करता है तो इन द एंड हियरिंग लॉस भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा लेब्रिंथाइटिस। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है? मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज को अपन क्या बोलते हैं? रनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि फ्लूइड का जो एक्सक्रीशन होता है ईयर से, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? मेनियर्स डिजीज। ये भी एक इनर ईयर की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है? फ्लूइड एक्यूमुलेशन के होने की वजह से फ्लूइड का जो है वो मूवमेंट होता है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं मेनियर्स डिजीज। ठीक है, सो इस कंडीशन के अंदर भी अपने क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे एक तो स्वेलिंग देखने को मिलेगी इनर ईयर के अंदर, और बैलेंस अब नॉर्मल रहेगा पेशेंट का। ठीक है, पेशेंट बैलेंस की प्रॉब्लम रहेगी, बैलेंस नहीं कर पाएगा पेशेंट। उसी के बाद में ईयर फुलनेस सेंसेशन रहेगा पेशेंट के अंदर, ईयर फुलनेस सेंसेशन। ठीक है, पेशेंट को फील होगा कि हाँ भाई उसके ईयर के अंदर फुलनेस की फीलिंग आ रही है, मतलब ईयर कान उसका भरा हुआ है, भरा हुआ इन द सेंस कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है ईयर के अंदर। इसको अपन बोलते हैं मेनियर्स डिजीज। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है पर अपना टिनेटस। सो टिनेटस को अपन क्या बोलते हैं? रिंगिंग एंड बजिंग नॉइज इनटू ईयर। ठीक है, ईयर के अंदर वन साइड या बोथ साइड के अंदर अगर रिंगिंग का उसको फील हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली उसको रिंगिंग फील, उसको सेंसेशन हो रहा है रिंगिंग का, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? टिनिटस। नेक्स्ट अपना फोर्थ ऑप्शन कौन सा? पोजिशनल वर्टिगो। सो पोजिशनल वर्टिगो क्या होता है? जब भी अपन हेड मूवमेंट करते हैं, हेड मूवमेंट के साथ में अगर पेशेंट को वर्टिगो फील हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पोजिशनल वर्टिगो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर ईयर। सो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा लेब्रिंथाइटिस। ठीक है, लेब्रिंथ अपने जो होते हैं इनर ईयर के अंदर, जहाँ पे अपने को जो नर्व सेंसेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। ओके, सो इसका इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? लेब्रिंथाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वॉट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वूपिंग कफ। वूपिंग कफ के लिए कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा, सार्कोप्टीज स्केवी या फिर बोर्डेटेला पर्टुसिस। सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं? दूसरे नाम में अपन क्या बोल सकते हैं? पर्टुसिस। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को पर्टुसिस भी बोलते हैं। इसको अपन 100 डेज कफ भी है जो अपन पॉजिटिव, जो वूपिंग कफ को अपन 100 डेज कफ भी अपन बोल सकते हैं। इसके बाद में इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कौन से ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। सो ये है अपर
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ठीक है, अपर है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, बोर्डेटेला पर्टुसिस। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बोर्डेटेला पर्टुसिस। ठीक है, जो अपना ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे करेक्ट होता है, बोर्डेटेला पर्टुसिस। ओके, वूपिंग कफ का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, बोर्डेटेला पर्टुसिस। अब इसके बाद में इसके अंदर क्या क्या हमें साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। सो इसके अंदर कुछ स्टेजेस होती है, ठीक है, तो इसके अंदर मेनली 3 टाइप की यहाँ पे हमें स्टेज देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। फर्स्ट होती है वो क्या होती है, कैथेड्रल स्टेज। सेकंड होती है यहाँ पे पैरोक्सिस्मल स्टेज। थर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कन्वर्जेंट स्टेज, ठीक है। तो इन स्टेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम आते हैं। सो एक कैथेड्रल स्टेज होती है, ये कितने डेज के लिए होती है, 10 डेज के लिए होती है कैथेड्रल जो है। इसके बाद में ये 2 to 3 वीक्स के लिए ये वाली स्टेज यहाँ पे आगे रन होती है, ठीक है। कैथेड्रल स्टेज के अंदर क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलेगा, कफ देखने को मिलेगा, एंड पेशेंट के अंदर कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद में प्रोक्सिस्मल स्टेज के अंदर क्या होता है, ये 2 to 3 वीक तक परसिस्ट करती है। इसी के साथ यहाँ पे इंस्पिरेटरी वूप विथ कफिंग की है कंडीशन हमें देखने को मिलती है, इंस्पिरेटरी वूप विथ कफिंग, ठीक है। कफिंग के साथ में उसको जो वूफ का जो साउंड है वो यहाँ पे इस स्टेज के अंदर यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाता है। और जो कन्वर्जेंट स्टेज है यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज पैरोक्सिस्मल सिम्टम, ठीक है। कन्वर्जेंट स्टेज के अंदर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिजीज का है, जो पर्टुसिस है, वो क्योर होना शुरू कर देती है, ठीक है। सो ये 3 स्टेज मेनली हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसी के साथ ही यहाँ पे हमें इसकी DOC ड्रग ऑफ चॉइस अगर एग्जाम में हमें पूछ ले कि भाई ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है वूपिंग कफ वाले कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पे रहती है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन की जो है वो हमें यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है। 10 डेज के लिए अपन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी QID, ठीक है। 6 आवरली जो है अपन पेशेंट को अपन देते हैं। इसी के साथ में इसकी वैक्सीन भी अपन लगा सकते हैं, कौन सी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस वाली वैक्सीन जो है वो, उसको भी अपन जो बेबीज को है अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। DPT की वैक्सीन भी लगा सकते हैं अपन, ओके। अब इसके बाद में ऑप्शन में क्या दिया गया है, साल्मोनेला टाइफी। सो साल्मोनेला टाइफी जो है वो किसको कॉज करता है, टाइफॉइड को, ठीक है। विब्रियो कोलेरा किसको कॉज करेगा, कोलेरा को। सार्कोप्सिस इसके भी किसको कॉज करती है, इसके बीज को। इसके बीच एक प्रकार की स्किन डिसऑर्डर होती है, तो इसको इन सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ये इन सबको कॉज करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बोर्डेटेला पर्टुसिस। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया हो वूपिंग कफ का टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो एक प्रकार की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, जेरोप्थेल्मिया, लेप्रोसी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज या फिर एड्स। सो लेप्रोसी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज एंड एड्स तो कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जेरोप्थेल्मिया हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। तो जेरोप्थेल्मिया जो है वो विटामिन ए की डिफिशियंसी से यहाँ पे पेशेंट के अंदर कोज होता है जेरोप्थेल्मिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल या फिर रेटिनोइक एसिड, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको रेटिनोइक एसिड भी देखने को मिल सकता है। लेप्रोसी का एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। एड्स के अंदर तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे HIV जो वायरस है वो एड्स को कॉज करता है। एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए तो ग्रुप्स ऑफ वायरस है वो कॉज करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, जेरोप्थेल्मिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। जेरोप्थेल्मिया हम किसको बोलते हैं, ड्राइनेस, ठीक है। ये जो आई का है वो ड्राइनेस होना, या फिर कंजक्टाइवा का जो ड्राइनेस होना उसको अपन क्या बोलते हैं, जेरोप्थेल्मिया, ओके। विटामिन ए डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ केयर सिस्टम इज वन ऑफ द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ऐसा कौन सा हेल्थ केयर का सिस्टम है जो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, कौन सा है, हॉस्पिटल्स, पॉलीक्लिनिक, जनरल प्रैक्टिशनर्स या फिर सिद्धा।
ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो सिद्धा है जो यहाँ पे ओल्डेस्ट, यहाँ पे हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम्स में से एक है सिद्धा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर रहता है। सिद्धा से पहले का अगर पूछ ले कि भाई कौन सा सिस्टम था, वो था आयुर्वेदा। ठीक है, सिद्धा एक प्रकार की पोस्ट है जिसपे जो पर्सन है उसको नॉलेज रहता है इन सब मेडिसिन के बारे में, जो ट्रीटमेंट करता रहता है उनको अपन बोलते हैं जो सिद्धा, मतलब उनको उस चीज़ की सिद्धि प्राप्त है, उनको अपन क्या बोलते रहे, सिद्धा। ठीक है, उससे पहले जो है वो आयुर्वेदा चलता था। ठीक है, आयुर्वेदा जो ये दोनों बेसिकली कहाँ पे ओरिजिन होते हैं इनका, तमिल्स। ठीक है, इनका सबसे पहले ओरिजिन कहाँ होता है, तमिलनाडु के अंदर इनका सबका ये जो ओरिजिन यहाँ पे शुरू हुआ था इन मेडिसिन प्रैक्टिस का। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सिद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द करेक्ट जनरल टॉक्सिसिटी फॉर एंटी मेटाबोलाइट्स कीमोथेरेपी। ठीक है, जब भी अपन एंटी मेटाबोलाइट्स कीमोथेरेपी अपन जब पेशेंट को देते हैं तो उसकी जनरल टॉक्सिसिटी क्या होती है, क्या वो टॉक्सिसिटी कोज करता है। ठीक है, सो एंटी मेटाबोलाइट्स सबसे पहले थेरेपी अपनी बॉडी में करती क्या है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो अपनी बॉडी की न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है, उन पे अफेक्ट करती है, डीएनए और आरएनए के ऊपर। ठीक है, डीएनए आरएनए के ऊपर अफेक्ट की इसने, तो इससे क्या हो सकता है, कंट्रोल फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यू एंड एबनॉर्मल सेल्स। ठीक है, जब न्यू ग्रोथ एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ नहीं होगी तो यहाँ पे ये ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये क्या कोज करवाती है, बोन मेरो सेपरेशन। बोन मेरो सेपरेशन, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बोन मेरो सेपरेशन। स्टोमाटाइटिस, पल्मोनरी एबनॉर्मलिटीज, न्यूरोटॉक्सिसिटी, इसका जो जनरल टॉक्सिसिटी का नहीं है, जबकि बोन मेरो सेपरेशन यहाँ पे इस जब ट्रीटमेंट चलता है, एंटी मेटाबोलाइट थेरेपी चलती है जब अपन, तो इसके अंदर क्या होता है, बोन मेरो का सेपरेशन देखने को मिलता है। बोन मेरो सेपरेशन हो गई तो आगे जाके वहाँ पे जो सेल्स अपनी बॉडी के अंदर उनकी भी यहाँ पे कमी है वो देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बोन मेरो सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लेट साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। अगर कोई पेशेंट है जिसको एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है, लाइक एक्सरेज, सीटी स्कैन, एक्सरेज, या फिर जो सियाम से अपन जो शूट लेते हैं, तो इनका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी अपन उसको दे रहे हैं। सो इस कंडीशन में उसको लेट साइड इफेक्ट कौन सा देखने को मिलेगा, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, सिस्टाइटिस, रेडिएशन इंड्यूस्ड हार्ट डिजीज, रेडिएशन न्यूमोनाइटिस, या फिर फाइब्रोसिस। सो जब लेट साइड इफेक्ट की बात होती है तो फाइब्रोसिस की कंडीशन होती है, ये सबसे लेट में अराइज होती है। फाइब्रोसिस का अपन क्या रोल अपन देख सकते हैं, फाइब्रोसिस मीन्स थिकनिंग एंड स्कारिंग ऑफ टिश्यू। थिकनिंग एंड स्कारिंग ऑफ एनी टिश्यू इज नोन एज फाइब्रोसिस। ओके, तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि मोस्टली लंग्स के अंदर हमें जो है वो फाइब्रोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी के अंदर। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन नंबर 4, फाइब्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। हमारे यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। पायरिडोक्सिन, विटामिन B6, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, विटामिन E, टोकोफेरोल, या फिर थियामिन, विटामिन B1। ठीक है, तो यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन है, कौन कौन से होते हैं अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले फैट सोल्यूबल, इधर कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर कौन सा आता है, A, D, E और K। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि विटामिन E जो है एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो अपनी बॉडी में स्टोर रह सकते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी में यहाँ पे स्टोर रह सकते हैं, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं। तो इनकी जो डेली के अंदर इनको जो टेक करना बहुत ज़रूरी रहता है जब इन कंपैरिजन ऑफ फैट सोल्यूबल्स विटामिन। ठीक है, सो विटामिन ए को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल। डी को अपन क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। आपको एग्जाम के अंदर इनके केमिकल नेम्स भी पूछे जा सकते हैं। इसका हो गया टोकोफेरोल। सो विटामिन के को जो हम क्या बोलते हैं, फाइटोनाडायोन। ठीक है, फाइटोनाडायोन जो है वो विटामिन के। सो ये सारे जो ADE के जो विटामिन होते हैं
ये हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। तो ये विटामिन ए जो है हमारा किस में काम करता है, विजन के अंदर, ये यहाँ पे बोन कैल्सिफिकेशन के लिए। विटामिन ई एंटी फर्टिलिटी जो है वो जो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ई, ठीक है। इसके बाद में फाइटोक्विनिन ये अपने ब्लीडिंग के लिए, ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। इनको अपन आगे जब विटामिन से पढ़ेंगे तब अपन ब्रीफली इनको समझेंगे। अब आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस में दिए गए हैं सारे जो विटामिन है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। लाइक आपको बता देता हूँ शॉर्ट के अंदर, एक तो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B1 B2 ये सारे जो भी 12 तक जो भी विटामिन होते हैं ये सभी वाटर सोल्यूबल रहते हैं। इसके बाद में विटामिन सी, क्या नाम हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड भी क्या है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला वो रहेगा विटामिन ई, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द नेम गिवन टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे एंडोमेट्रियम को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। द एमनियोटिक कैविटी, द इनर सेल मास, द ट्रोपोब्लास्ट या फिर द डेसिडुआ। सो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम को हम बोलते हैं डेसिडुआ। ओके, सो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डेसिडुआ। सो डेसिडुआ क्या काम करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, सो डेसिडुआ करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, एम्ब्रियो को, प्रियर डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के डेवलपमेंट से पहले जो एम्ब्रियो है उसको एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और उसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। सेफ्टी प्रोवाइड किससे करेगी, मैटरनल एंटीबॉडी से। मैटरनल एंटीबॉडीज के ट्रांसफर होने से भी ये डेसिडुआ जो है वो कुछ मात्रा में ये भी यहाँ पे रोल जो है वो परफॉर्म करती है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डेसिडुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का हमें यहाँ पे फंक्शन पूछा गया है कि फॉस्फोरस का फंक्शन क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, रेगुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सो फॉस्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ मिलके क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है। फॉस्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ मिलके बोन एंड टीथ के जो डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। तो बोन इतनी हार्ड होती है वो क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस जो है वो दोनों मिलके एक साल्ट बनाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। ओके, जो हाइड्रोक्सी पेप्टाइड साल्ट बनाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये बोन फॉर्मेशन में यूज आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि फॉस्फोरस क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द यूजुअल अमाउंट ऑफ इनेमा सॉल्यूशन फॉर इन्फेंट। इन्फेंट के लिए अगर अपन एनेमा यूज कर रहे हैं तो इनेमा के लिए जो अपन सॉल्यूशन यूज में लेते हैं वो कितना होना चाहिए यूजुअली, 500 ml, 300 to 500 ml, 250 to 350 ml या फिर लेस देन 250 ml, ठीक है। तो इन्फेंट के लिए जब कभी भी हम इनेमा का यूज करते हैं तो इसके अंदर लेस देन 250 ml जो है वो अपन इनेमा का यूज में लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, लेस देन 250 ml, ठीक है। तो अपन इनेमा से और भी क्या क्वेश्चन पुट ऑन हो सकते हैं एग्जाम के अंदर, उनको भी अपन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इनेमा को अपन दूसरा नाम भी क्या बोल सकते हैं, क्लेस्टर। ओके, अपन इनेमा को अपन क्लेस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनेमा के अंदर क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इंसर्ट करते हैं अपन लोअर बोवेल के अंदर थ्रू द रेक्टम, ठीक है। तो इसके अंदर अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन की। पोजीशन के अंदर इनेमा के अंदर अपन क्या पोजीशन रखते हैं, सो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको रखेंगे, सिम्स लेटरल जो पोजीशन है उसको अपन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं हमेशा। अगर एग्जाम के अंदर ऑप्शन में आ जाए लेटरल पोजीशन और सिम्स लेटरल पोजीशन, सो हमें करेक्ट करके आना है सिम्स लेटरल पोजीशन, ठीक है। सो अब जो इनेमा है वो कितने प्रकार के होते हैं इनको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इनेमा के अंदर मेनली अपन शॉर्टली के अंदर अपन ब्रीफ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टोटल जब पढ़ेंगे तो अपन इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इवाकुएंट एंड सेकंड होता है रिटेंड। इवाकुएंट का मतलब कि थोड़े समय के लिए इनेमा को बॉडी के अंदर रखना है फिर इनेमा को बाहर निकाल लेना है। रिटेंड के लिए
परमानेंटली जो इनेमा को, अब इनेमा जो फ्लूइड है उसको जो है वो पेशेंट को देना है और उसको अंदर ही रखना है, वापस बाहर उसको नहीं निकालते हैं। ओके, ये 2 टाइप के होते हैं। अब इवाकुएंट के अंदर कौन कौन से होते हैं? इवाकुएंट के अंदर सबसे पहला आता है मेडिकेटेड। ठीक है, मेडिकेटेड के अंदर एक निमोनिक है, कौन सा? पकाओ। ठीक है, पकाओ नाम का ये जो निमोनिक है, इससे अपन यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। अपन यहाँ पे सबसे पहले आता है पुर्गेटिव, इसके बाद में आता है एंटी हेलमिंथिक, इसके बाद में आता है कार्मिनेटिव, इसके बाद में आता है एस्ट्रिंजेंट, एंड इसके बाद में आता है ऑयल इनेमा। ठीक है, तो ये सभी जो मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए अपन इनेमा यूज में लेते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? पकाओ। या आप याद रख सकते हो इससे ट्रिक से, पुर्गेटिव, एंटी हेलमिंथिक, कार्मिनेटिव, एस्ट्रिंजेंट एंड ऑयल इनेमा, इन सबको अपन मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज में लेते हैं, कुछ समय के लिए ही इसको अपन अंदर रखते हैं। ओके, इसके बाद में आते हैं रिटेंड इनेमा, ऐसा इनेमा जिनको अपन अंदर ही रिटेंड करते हैं उस फ्लूइड को। तो इसके अंदर अपन क्या मिनोमिक देखते हैं? सेंस। ओके, एस से क्या हो जाएगा? स्टिमुलेंट, ए से एनेस्थेटिक, एन से न्यूट्रिएंट, एस से सेडेटिव एंड ई से इमोलिएंट। ठीक है, तो ये इस प्रकार के इनेमा जो है वो इनको अपन इन फ्लूइड को अपन बॉडी में रिटेन रखते हैं और आगे उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाते हैं। सो इनको अपन बोलते हैं रिटेन्ड इनेमा। अब अपन बात कर लेते हैं इनके जो फ्लूइड के बारे में। लाइक जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि इन्फेंट के लिए अपन लेस देन 250 ml यूज में लेते हैं। सो एग्जामिनर के अंदर क्या होता है कि इनको अपन और आगे अच्छे से क्वेश्चन बनाना हो अगर एग्जामिनर को, तो वो पूछ लेता है कि जो इवाकुएटेड एनिमा है उसका फ्लूइड कितना होना चाहिए, रिटेन्ड का फ्लूइड कितना होना चाहिए एडल्ट, इन्फेंट एंड चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो अपन इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड अमाउंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडल्ट की, फिर चाइल्ड की, फिर इन्फेंट की। तो सबसे पहले इवाकुएंट के अंदर जो है एडल्ट के लिए अपन कितना रखते हैं? 500 to 1000 ml, चाइल्ड के लिए 250 to 500 एंड इन्फेंट के लिए लेस देन 250 ml, जो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ है। अब अगर रिटेन्ड इनेमा के लिए अपन पूछ ले, रिटेन्ड इनेमा मीन्स ऐसा इनेमा जो फ्लूइड है अपन बॉडी के अंदर ही रिटेंड करते हैं उसको। ठीक है, तो इसके लिए अमाउंट जो है वो कम रहती है। तो एडल्ट के लिए यहाँ पे अमाउंट कितनी रहती है? 150 ml, चाइल्ड के लिए यहाँ पे कितनी रहती है? 100 ml एंड लेस देन 50 ml जो है वो इन्फेंट के लिए अपन काम में लेते हैं रिटेन्ड इनेमा के अंदर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रिटेन्ड इनेमा को बॉडी के अंदर कितने टाइम के लिए अपन रखते हैं, कितने टाइम के जनरली रखते हैं? तो ये हो सकता है 2 to 3 आवर्स के लिए जो रिटेन्ड इनेमा को रखा जाता है, और जो इवाकुएंट इनेमा है उसको अपन रखते हैं 5 to 10 या फिर 15 to 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स के लिए अपन जो इवाकुएंट इनेमा को रखते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि एनिमा कैन हाइट, इनेमा कैन की हाइट कितनी होनी चाहिए? अब अगर इवाकुएंट एनेमा को अपन यूज कर रहे हैं तो 18 इंच की जो इनेमा कैन की हाइट है 18 इंच रखनी है, और अगर रिटेन्ड इनेमा के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट जो अपन 12 इंच रखते हैं। ठीक है, तो हाइट से भी क्वेश्चन बनता है। ये सारे एक प्रकार के क्वेश्चन ही हैं। अब इसके बाद में रेक्टल कैथेटर का डायमीटर भी हमसे एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। रेक्टल कैथेटर कितना होना चाहिए? तो ये एडल्ट के लिए होना चाहिए 22 फ्रेंच का, चाइल्ड के लिए होना चाहिए ये 14 to 80 फ्रेंच का, इसके बाद में इन्फेंट के लिए कितना होता है? 12 फ्रेंच का। ठीक है, 8 to 12 फ्रेंच। अब इसके बाद में इंसर्शन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि कितना इंसर्ट करना चाहिए। सो एडल्ट के अंदर अपन इंसर्ट कितना करते हैं? 3 to 4 इंच करते हैं, चाइल्ड के लिए 1 to 1.5 इंच करते हैं, एंड इन्फेंट के लिए 0.5 इंच अपन जो है वो इनेमा का इंसर्शन करते हैं। तो ये कुछ हो गए अपने इनेमा से रिलेटेड टॉपिक से अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ इनेमा के बारे में जो भी अलग से क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं जो हो सकते हैं आगे एग्जाम के अंदर, उसको भी अपन ने यहाँ पे सोल्व कर लिया। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लेस देन 250 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द एल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम? ठीक है, एल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम का एक पेशेंट है, तो उसके लिए कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है? ओके, restraint to prevent harm to self and others, monitor vital sign like TPR, acute treatment of alcohol withdrawal include a safe environment,
मॉनिटर वाइटल साइन लाइक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो एल्कोहल विड्रॉल पेशेंट का मतलब हो जाता है कि कोई पेशेंट है वो हेवीली ड्रिंक करता था, अब उसने जो है वो ड्रिंक को स्टॉप किया है और स्टॉप करने के बाद में उसके जो भी साइन सिम्टम आते हैं उसको अपन बोलते हैं एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। ठीक है, तो इसके अंदर एक डिलीरियम की भी स्टेज होती है। तो डिलीरियम की स्टेज के टाइम पे क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करना है, ये अपने को एग्जाम के अंदर ऑप्शंस में दिया गया कि कौन सा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तो उसको प्रिवेंट करना है, हार्म अदर को भी हार्म कर सकता है, सेल्फ को भी हार्म कर सकता है, इससे प्रिवेंट करना है, ये हमारा ऑप्शन राइट है। इसके बाद में एक्यूट ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहल विड्रॉल इंक्लूड सेफ एनवायरनमेंट। जी हाँ, सेफ एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड करवाना ही होता है। मॉनिटर्स वाइटल्स लाइक ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को जो है यहाँ पे मेंटेन मॉनिटर करते हैं अपन कंटिन्यूसली कि भाई एल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट में ब्लड का जो प्रेशर का जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। बट अपन जो मॉनिटर वाइटल साइन लाइक टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन को है वो इतनी प्राथमिकता, इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं रेस्ट ऑफ द ऑप्शन। सो अपना ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होता है, क्योंकि टीपीआर को लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा ये यहाँ पे ज़्यादा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रेस्ट ऑफ द अदर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मॉनिटर वाइटल साइंस लाइक टीपीआर। ठीक है, सो अब एल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम के अंदर कौन कौन से सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं इसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। इसकी कुछ स्टेजेज होती है। सो अपन बात कर ले सबसे पहले स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के अंदर पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, एंजाइटी, इंसोम्निया, हेडेक, पाल्पिटेशन एंड जीआई डिस्टर्बेंस। ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी स्टेज में क्या क्या प्रकार के हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। स्टेज टू के अंदर एक तो इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अपन मॉनिटर द वाइटल साइन लाइक बीपी को अपन मॉनिटर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट अपने जो यहाँ पे टेकिपनिया देखने को मिलता है, टेकिकार्डिया जो है हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, एंड कंफ्यूजन की स्टेज भी हमें देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट आती है स्टेज थ्री के अंदर यहाँ पे ये क्या है, स्टेज 3 एक प्रकार की डिलीरियम वाली स्टेज होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिलीरियम ट्रेमर्स यहाँ पे जो है वो पेशेंट को अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है पेशेंट के अंदर, एक तो पेशेंट जो है वो डिसओरिएंटेटेड हो जाता है, इम्पेयर्ड अटेंशन, इसके बाद में विजुअल एंड ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन की कंडीशन भी जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। एंड लास्ट में पेशेंट को जो है वो सीजर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, एल्कोहल विड्रॉल डिलीरियम। सो यहाँ पे स्टेज 3 की अपने को यहाँ पे बात कर रहा है एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये देखो, एक तो सीजर आ रहा है पेशेंट को, तो यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए एनवायरनमेंट सेव करना है। इसके बाद में उसको जो क्या हो रहा है, हेल्यूसिनेशन, विजुअल ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हो रहा है, तो वो खुद को हार्म कर सकता है, इसी के साथ ही दूसरों को भी हार्म कर सकता है। तो ये भी अपना जो इंटरवेंशन है वो करेक्ट है। अब इसके अंदर टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे होता है, बट ये डिलीरियम वाले स्टेज में इतना जो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना ब्लड प्रेशर को यहाँ पे मेजर करना होता है। क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मॉनिटर वाइटल्स लाइक टीपीआर। ठीक है, तो डिलीरियम ट्रेमर्स अपने को एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ ले कि डिलीरियम ट्रेमर्स जो है वो कब देखने को मिलते हैं, एल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंट के अंदर। तो क्या राइट होगा, 3 to 5 डेज के बाद में जो है वो डिलीरियम ट्रेमर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, मॉनिटर वाइटल साइंस लाइक टीपीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूट्रिशनल क्लास ऑफ फंगी अकॉर्डिंग टू द वाइटेकर 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। जो वाइटेकर है उसने क्या किया था, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट दिया था। सो अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो फंजाई है इसको जो कौन सी प्रकार की न्यूट्रिशनल क्लास के अंदर रखा गया है, फोटोट्रोफिक, कीमो ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक या फिर हीमोट्रोफिक। ठीक है, हीमेरोट्रोफिक। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहता है अपना, हेटेरोट्रोफिक। ठीक है, तो फंजाई है वो एक हेटेरोट्रोपिक प्रकार की न्यूट्रिशनल क्लास में रहती है। हेटेरोट्रोपिक का क्या मीन्स होता है, कैनॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। ठीक है, सो कैनॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड वाली कैटेगरी में जो किसको अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोफिक। सो इस कंडीशन, इसके अंदर जो है वो फंजाई को यहाँ पे रखा गया है विटवेकर्स 5 किंगडम वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हेटेरोट्रोफिक। इसके बाद में ऑप्शन में दिया गया कीमो ऑटोट्रोफिक। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म
देट ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन से, रिएक्शन ऑफ केमिकल से क्या कर रहे हैं वो, एनर्जी बना रहे हैं अपने जीवन के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक मीन्स सनलाइट से जो है वो अपने जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, सो इनको जो है वो क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिक। ठीक है, सो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फंजाई, तो फंजाई के लिए क्या करेक्ट होगा यहाँ पे, हेटेरोट्रोफिक कैटेगरी के अंदर, ये न्यूट्रिशनल क्लास के अंदर आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हेटेरोट्रोफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ऑपरेंट कंडीशन समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर इज सेड एज। ठीक है, जो ऑपरेंट कंडीशन की जो थ्योरी है, सो इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर। कुछ भी बिहेवियर को जो उसका पेशेंट है, उसका कंटिन्यू, पेशेंट या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन है, तो उसका कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर है, ओके, तो उसका जो लाइक्लीहुड अबनॉर्मल बिहेवियर है उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, समथिंग इज एडेड, कुछ उसको ऐड कर रहे हैं, ऐसा कुछ ऐड कर रहे हैं जिसका उसका जो बिहेवियर है वो मतलब जो ट्रीट हो रहा है, ठीक है, उसका अबनॉर्मल जो बिहेवियर है वो अपन ट्रीट करते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशन। ठीक है, सो ऑपरेंट कंडीशन, अब इसके अंदर समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या फिर नेगेटिव पनिशमेंट। समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज द बिहेवियर, उसके बिहेवियर के जो लेवल है उसको कम करने के लिए, लाइक कोई पर्सन है वो एंगर करता है, सो अपन उस पर्सन को ऐसा क्या उसके साथ में करेंगे ताकि उसका एंगर जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशन क्या होता है, मेथड ऑफ लर्निंग that uses reward and punishment to modified behavior। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशन के अंदर क्या करते हैं कि अपन जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा किसी भी पेशेंट का जो मॉडिफाई करते, जो बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो अपन ये साइकेट्रिक के अंदर जो है अपन इन सबको थ्योरीज को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है, बिहेवियर चेंज करना। ठीक है, बिहेवियरल चेंज करना, इसको अपन क्या बोलते हैं, री इन्फोर्समेंट। सो अपन री इन्फोर्समेंट को अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, सो अब यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो अपन बारे में पढ़ लेते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव इन्फोर्समेंट, अपन इसके अंदर क्या करते हैं, कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, कुछ भी लाइक क्लास के अंदर वो कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है, बातें कर रहा है, लाइक वो क्लास के अंदर टॉकिंग कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, अपन पॉजिटिव पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव पनिशमेंट मीन्स उसको अपन डांट लगाते हैं, लाइक स्कोल्डिंग। ठीक है, उसको जो स्कोल्डिंग करने के बाद में, उसको डांट लगाने के बाद में उसका जो बिहेवियर है वो ठीक हो रहा है। ठीक है, उसका बिहेवियर जो है वो री इन्फोर्समेंट हो रहा है उसके बिहेवियर का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज द बिहेवियर। समथिंग इज एडेड, हमने क्या ऐड किया है, हमने जो स्कोल्डिंग की जो हमने उसको क्या किया है, स्कोल्ड किया है, उसको डांटा है क्लास के सामने, सो हमने कुछ ऐड किया है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या, पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस पेशेंट को पनिश किया है पॉजिटिवली, मीन्स अपन ने उसको कुछ ऐड किया है, तब जाके वो उस पर्सन का जो बिहेवियर है वो ठीक हुआ है। अब नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं कि उस पेशेंट की कुछ भी, उस पेशेंट की या उस पर्सन की कुछ भी, उसकी उसके जो लव्ड वंस है, लाइक उसके जो टॉयज है, उसके जो थिंग्स है, कुछ भी ऐसी चीज जो उसके लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस रखती है, उसको अपन उससे छीन लेते हैं। ठीक है, छीनना मीन्स उससे दूर रह जाना, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है उसका रीइंफोर्समेंट हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गई नेगेटिव पनिशमेंट थ्योरी। ठीक है, नेगेटिव पनिशमेंट एंड पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर अपन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या करते हैं, अपन उससे कुछ ऐड नहीं करते हैं, अपन उससे कुछ चीज ले लेते हैं, ताकि फिर बाद में जब वो आगे उसको पता रहेगा कि हाँ, अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझसे ये चीज ले ली जाएगी, तो आगे जाके वो ऐसी गलती नहीं करता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो आपके। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव पनिशमेंट।
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, बिहेवियरल चेंज करना। सो नेगेटिव पनिशमेंट तो यहाँ पे कर नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे समथिंग अपन ऐड कर रहे हैं उसके बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए, तो ये हो गया एक प्रकार का पॉजिटिव पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ ईयर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अब यूज ऑफ ईयर फॉर द इवैल्यूएशन, जब अपन ईयर के यूज के साथ में इवैल्यूएट करते हैं वेरियस बॉडी सिस्टम ऑफ चाइल्ड्स के, अगर कोई बच्चा है उसके बॉडी सिस्टम को इवैल्यूएट कर रहे हैं, यूज ऑफ ईयर, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉल्पिटेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन या फिर इंटेगोमेट्री। इंटेगोमेट्री तो क्या मतलब हो गया, यहाँ पे स्किन से मतलब हो गया। ठीक है, तो अपन ईयर का तो स्किन में कोई वो है नहीं रोल, तो ईयर का अपन यूज में ले रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, ऑस्कल्टेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑस्कल्टेट करते हुए अपन उसका इंस्पेक्शन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन। ठीक है, ईयर से अपन जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं इसको अपन क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द प्लाज्मा एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड टाइप बी। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर किस प्रकार के एंटीजन और या फिर किस प्रकार की एंटीबॉडी हमें देखने को मिलती है। सो अगर किसी पेशेंट का ब्लड टाइप बी है, सो कौन सा मिलेगा, एंटी बी, एंटी ए, एंटी ओ या फिर एंटी ए एंड एंटी बी। सो किसी का ब्लड टाइप बी है तो उसके अंदर जो है वो एंटी ए जो है एंटीबॉडीज हमें देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन बी, एंटी ए। अब अपन ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 प्रकार के हैं जो ब्लड ग्रुप अपने यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मोस्टली पाए जाते हैं। ऊपर अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एंटीजन, एंटीबॉडी, रिसीव ब्लड एंड डोनेट ब्लड। किसको ब्लड रिसीव कर सकता है, किससे ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, सो ए जो है, ए के अंदर किस प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट रहता है, ए एंटीजन प्रेजेंट रहता है। एंटीबॉडी यहाँ पे कैसी प्रेजेंट रहती है, एंटी बी यहाँ पे एंटीबॉडी जो प्रेजेंट रहती है। और एक किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ए से ब्लड रिसीव कर सकता है और ओ से ब्लड रिसीव कर सकता है। और एक किसको डोनेट कर सकता है, ए को डोनेट कर सकता है और ए बी को जो है वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, सो ए से अगर ऐसा क्वेश्चन अपने को यहाँ पे ए पूछ ले, तो अगर ए से क्वेश्चन बना के पूछ ले तो पूछ ले ए के अंदर किस प्रकार की एंटीबॉडी रहेगी, तो ए के अंदर एंटी बी जो है वो बॉडी रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बी ब्लड ग्रुप की। सो बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन क्या रहता है, बी रहता है। एंटीबॉडी यहाँ पे क्या रहेगी, एंटी ए यहाँ पे एंटीबॉडी रहती है। ठीक है, और ये किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, बी से रिसीव कर सकता है और ओ से भी ब्लड, ओ जो ब्लड ग्रुप है उससे ब्लड रिसीव कर सकता है। इसी के साथ डोनेट किसको कर सकता है, डोनेट कर सकता है ये बी को और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ए बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर एंटीजन क्या रहता है, ए एंड बी के कोई भी प्रकार की यहाँ पे एंटीबॉडी जो है, कोई प्रकार की एंटीबॉडी नहीं रहती है, इसलिए इसको क्या सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये सब भी यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, तो सभी से क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो रिसीव किससे कर सकता है, ए बी से रिसीव कर सकता है, ए से रिसीव कर सकता है, बी से रिसीव कर सकता है और ओ से रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब ये डोनेट किसको कर सकता है, डोनेट कर सकता है ओनली एंड ओनली ए बी को। ठीक है, ओनली एंड ए बी को डोनेट कर सकता है और ये किसी को भी डोनेट नहीं कर सकता। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ओ। ओ के अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है ए एंड बी। और ये रिसीव किससे कर सकता है, रिसीव कर सकता है ओनली ओ जो ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट से रिसीव कर सकता है, पर्सन से रिसीव कर सकता है ब्लड, ओ ब्लड ग्रुप वाला। डोनेट किसको कर सकता है, डोनेट कर सकता है ए बी को, ए को, बी को और ओ को। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अब यूनिवर्सल, अब इसके अंदर भी क्या है कि एक RSB फैक्टर काम करता है। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए O नेगेटिव और O, तो इसके अंदर O नेगेटिव जो है वो रियल यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और AB को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, आई होप आपके ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आगे से अगर आप हमें आप एंटीजन पूछ ले या फिर एंटीबॉडी पूछ ले या फिर किससे रिसीव कर सकता है या फिर किसको डोनेट कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आए तो हम जो है वो इस टेबल की मदद से जो है सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, फिगर आउट द माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है।
प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आता है, और जो मिनरल्स जो है वो आता है अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हिपेटिक सिरोसिस? हिपेटिक सिरोसिस का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, बाइलियरी सिरोसिस, एल्कोहलिक सिरोसिस या फिर मेडिसिन सिरोसिस। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हिपेटिक सिरोसिस इज कॉल्ड एल्कोहलिक सिरोसिस। अगर कोई पर्सन है वो लंबे टाइम तक एल्कोहल कंजप्शन करता है, सो उसके अंदर लीवर सिरोसिस, हेपेटिक सिरोसिस कंडीशन होती है, तो इसका मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? एल्कोहलिक सिरोसिस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, हेपेटिक का मतलब हो गया लीवर, सिरोसिस का मतलब क्या होता है? सिरोसिस का मतलब होता है स्टेज ऑफ स्कैरिंग। ठीक है, स्टेज ऑफ स्कारिंग ऑफ लीवर। ठीक है, अब स्कार का जो प्रेजेंट होना टिश्यू के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिरोसिस की कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें क्या है, साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या फिजिकली अपने क्या अपीयरेंस देखने को मिलेगा? हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने को जेंथोमा, जेंथोमा भी अपने को देखने को मिलता है। जेंथोमा क्या होता है? फैट बिल्टअप अंडर द स्किन, स्किन के अंदर फैट का बिल्डअप होना, इसको अपन क्या बोलते हैं? जेंथोमा। इसके बाद में हमें स्पाइडर एंजियोमा। ठीक है, स्पाइडर एंजियोमा की कंडीशन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल क्या होता है स्पाइडर एंजियोमा? स्मॉल रेड पर्पल मार्क्स हमें यहाँ पे जो पेशेंट की बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पाइडर एंजियोमा। नेक्स्ट हमें साइन सिम्टम देखने को मिलता है क्या? पामर इरिथेमा, रेडनेस देखने को मिलता है उसके जो पाम की साइड के अंदर, उसको रेडनेस भी यहाँ पे देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पामर इरिथेमा। नेक्स्ट क्या रहता है साइन सिम्टम में अपना? फिंगर क्लबिंग। ठीक है, फिंगर क्लबिंग भी यहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। फिंगर क्लबिंग क्या होता है? फिंगर के जो अपर वाला जो पार्ट रहता है वहाँ पे थोड़ा ऐसे शेप उसका चेंज होता है। ठीक है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू डिक्रीज O2। ठीक है, ड्यू टू पेरिफेरल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम रहती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। क्या होता है? क्योंकि फिंगर क्लबिंग भी देखने को मिलता है। फिंगर क्लबिंग एक हार्ट डिजीज वाले और लंग डिजीज वाले पेशेंट के अंदर फिंगर जो क्लबिंग है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट जैनेकोमेस्टिया। नेक्स्ट जॉन्डिस, एसाइटिस एंड परप्यूरा। ये सारे जो साइन सिम्टम है पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ही इचिंग भी जो है वो पेशेंट को हमें इचिंग भी देखने को मिलती है। एंड एनोरेक्सिया, मोस्ट कॉमन काइंड साइन सिम्टम ऑफ लीवर सिरोसिस एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया भी देखने को मिलता है। उसको जो भूख है उसको नहीं कम लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। अब जब एपेटाइट लॉस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वेट लॉस। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा एल्कोहलिक सिरोसिस। ठीक है, तो ये कुछ साइन सिम्टम से भी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट शीतों से एग्जाम के अंदर साइन सिम्टम से भी क्वेश्चन बनते हैं। सो ये भी साइन सिम्टम वो इंपॉर्टेंट है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड का क्या फंक्शन होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेरिडेटरी फैक्टर, फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक मायोसिन ऑफ मसल्स। ठीक है, सो न्यूक्लिक एसिड क्या? न्यूक्लिक एसिड क्या? तो डीएनए आरएनए जो क्या करते हैं? हेरिडेटरी फैक्टर को रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सो इनका फंक्शन क्या होता है? हेरिडेटरी फैक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ले जाने का काम कौन करते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हेरिडेटरी फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट ऑप्शन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेजल डिसफंक्शन इज कॉमनली ड्यू टू डीजनरेटिव चेंजेस इन स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ नोज? अगर किसी पेशेंट के डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं किसके अंदर? स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ नोज के अंदर। लाइक कैसे? अगर नोज के अंदर भी बोन्स वगैरह, नोजल बोन्स वगैरह ये प्रेजेंट रहती है और उनके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस अपने जो देखने को मिले हैं, तो क्या नेजल डिसफंक्शन जो है वो देखने को मिलता है? पोलिप्सिया, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन,
एपिस्टैक्सिस या फिर राइनोरिया। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर स्केलेटल फ्रेमवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो यहाँ पे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो है हमें पेशेंट के अंदर रैपिडली जो ये वाली कंडीशन जो है वो पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। राइनोरिया का मतलब क्या होता है? रनिंग ऑफ नोज। एपिस्टैक्सिस का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ठीक है, तो एपिस्टैक्सिस के अंदर क्या होता है? नोज से ब्लीडिंग का आना क्या कहलाती है? एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जब इसके अंदर क्या पोजीशन देना है, तो यहाँ पे लीनिंग फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज। ठीक है, तो एपिस्टैक्सिस के अंदर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। जैसे हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट होता है, एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है हमें हर एग्जाम्स के अंदर। वैसे ही एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है एपिस्टैक्सिस से भी आता है कि भाई इसका मैनेजमेंट कैसे करना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन और मोर यूजर्स साइमल्टेनियसली ऑन टू और मोर प्रोसेसर्स आर नोन एज। ठीक है, वन और मोर यूजर्स साइमल्टेनियसली वर्क। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वर्क भी ऐड करना पड़ेगा हमें, तभी हमारा जो क्वेश्चन का सेंस बनेगा। वन और मोर यूजर्स साइमल्टेनियसली वर्क ऑन टू और मोर प्रोसेसर इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग या फिर मल्टीटास्किंग। ठीक है, सो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं किसके ऊपर? एक प्रोसेसर के ऊपर। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इंडिकेट द नंबर ऑफ डेथ बिटवीन 1 and 4 ईयर इन ए ईयर पर 1000 चिल्ड्रन। अगर एक कम्युनिटी के अंदर या फिर एक कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है कि एक साल के अंदर, जो 1 ईयर के एक साल के अंदर 1000 चिल्ड्रंस पे जो डेथ, नंबर ऑफ डेथ हो रही है। ठीक है, 1 to 4 ईयर के बीच में एक साल के अंदर 1000 जो चिल्ड्रंस है उसके ऊपर डेथ हो रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। सो 1 and 4 ईयर्स के बीच में अगर हो रहा है तो ये कंडीशन कौन सी आती है? कौन सा एज ग्रुप आता है? ये अपना चिल्ड्रन का एज ग्रुप आता है। ठीक है, तो ये वाली एज ग्रुप, इसके अंदर अगर डेथ हो रही है तो अपन क्या बोलेंगे? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अपन किसको बोलेंगे? लेस देन 1 ईयर। ठीक है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट लेस देन 28 डेज। ठीक है, और इसके अंदर भी अर्ली न्यूनेट और लेट न्यूनेट आता है। अर्ली न्यूनेट कब होता है? बर्थ टू 7 डेज और 7 डेज टू 28 डेज लेट न्यूनेट। अब एक टाइम आइए, अब एक पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल का अपन कब तक मेजर करते हैं? पोस्ट नेटल का हो गया 28 डेज टू 1 ईयर के अंदर अगर कोई डेथ हो रही है न्यूबॉर्न की, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। सो आज का सेशन अपना यहीं कंप्लीट होता है। तो इस सेशन से रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो, हम वहाँ पे उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि CHO जैसे एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, काफ़ी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर पूछते हैं। सो इन क्वेश्चन को ज़्यादा ब्रीफली समझाने के टॉपिक्स यहाँ पे नहीं पुट ऑन होते। ठीक है, तो अब लाइक जिपमेर वगैरह, PGI वगैरह में क्या कि एक एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे हमें पूछे थे, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा समझाने में ज़्यादा मजा आता है। ठीक है, तो लाइक CHO जैसे एग्जाम्स के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका आंसर भी डायरेक्ट निकलते हैं। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी CHOs की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो भी नेक्स्ट जो नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा जो RNCC का जो ऐप है या फिर वेबसाइट है, उनके ऊपर हम हमारे टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। सो एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगी यहाँ पे एग्जाम के अंदर। जब आप एग्जाम दोगे तब आपको पता लगेगा कि हमने जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनाए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उनको भी आप बाय करके अपनी जो प्रिपरेशन को है वो और स्ट्रेंथ दे सकते हो। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करें अपने एम्स नॉसिट प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी